नमस्कार। आज के इस चर्चा में एक बेहद ही मजेदार और जरूरी विषय पर बात होने वाली है। जरा सोचिए, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हर रोज लगातार बिना किसी रुकावट के लाखों करोड़ों यूजर्स को एक साथ हैंडल कैसे करते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और आज हम इसी तकनीक के पीछे का पूरा विज्ञान गहराई से समझने वाले हैं। एक बहुत ही बुनियादी सवाल अक्सर दिमाग में आता है ना कि आखिर इतने विशाल एप्लीकेशंस बनाए कैसे जाते हैं। आमतौर पर हमें लगता है कि इन बड़ी बड़ी डिजिटल कंपनियों का सारा कोड एक ही जगह किसी एक बहुत बड़ी फाइल या एप्लीकेशन के रूप में लिखा होता होगा, सब कुछ उसी एक बॉक्स के अंदर। लेकिन सच्चाई से कहीं ज्यादा रोचक और अलग है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस विश्लेषण का सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले 1 द मोनोलिथिक प्रॉब्लम, फिर 2 एंटर माइक्रोसर्विसेज, उसके बाद 3 मैकेनिक्स ऑफ माइक्रोसर्विसेज, फिर बढ़ेंगे 4 द क्लाउड इकोसिस्टम की तरफ, 5 रियल वर्ल्ड स्केल और आखिर में 6 गूगल क्लाउड कोर्सेज। शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द मोनोलिथिक प्रॉब्लम व्हेन वन साइज डजंट फिट ऑल। देखिए, पुराने समय में मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का ही बोलबाला होता था। ये एक ऐसा डिज़ाइन है जहां एप्लीकेशन के सारे हिस्से, चाहे वो लॉगिन हो, पेमेंट्स, नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स या फिर सर्च फीचर, सब कुछ एक ही सिंगल कोड बेस के अंदर पूरी तरह से आपस में गुंथे हुए होते हैं। एक तरह से मान लीजिए कि सब कुछ एक ही बड़े भारी बॉक्स के अंदर पैक होता है। अब असल प्रॉब्लम कहाँ आती है? जैसे जैसे ये एप्लीकेशन बड़ा होता है, ये डिज़ाइन एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है। इतने बड़े कोड बेस को स्केल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नए फीचर्स डालना धीमा हो जाता है क्योंकि डिप्लॉयमेंट्स बहुत स्लो होते हैं। अगर कोई बग आ जाए तो उसे ढूंढना और डीबग करना एक अलग परेशानी है। और सबसे बड़ा खतरा, ये पूरा का पूरा सिस्टम एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाता है। इसे एक आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी वजह से सिर्फ पेमेंट सर्विस क्रैश हो जाती है। मोनोलिथिक डिजाइन में इसका सीधा सा मतलब है कि पूरा का पूरा एप्लीकेशन ही डाउन हो जाएगा। कोई नया यूजर लॉगिन भी नहीं कर पाएगा, भले ही लॉगिन सिस्टम एकदम ठीक हो। मतलब एक छोटा सा टूटा हुआ फीचर और पूरी बिल्डिंग ढह जाती है। और यहीं से कहानी बदलती है। सेक्शन 2, एंटर माइक्रोसर्विसेज, ब्रेकिंग इट डाउन। तो ये माइक्रोसर्विसेज आर्किटेक्चर आखिर है क्या? बहुत ही आसान शब्दों में, ये एक ऐसी अप्रोच है जहां एक बड़े एप्लीकेशन को छोटी छोटी आज़ाद और मॉड्यूलर सर्विसेज में तोड़ दिया जाता है। यहां हर एक सर्विस अपना खुद का एक अलग काम करती है, उसका अपना यूनिक प्रोसेस होता है, और सबसे अच्छी बात, इन्हें एक दूसरे पर निर्भर हुए बिना पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से डिप्लॉय किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को एक रेस्टोरेंट की तरह समझिए। एक अच्छे रेस्टोरेंट में क्या एक ही इंसान खाना बनाता है, बिल बनाता है और डिलीवरी भी करता है? बिल्कुल नहीं। वहां कुकिंग, बिलिंग और डिलीवरी के लिए अलग अलग डेडिकेटेड टीमें होती हैं जो अपना काम पूरी तरह से आज़ाद होकर करती हैं। माइक्रो सर्विसेज बिल्कुल वैसा ही काम करती हैं। सारा काम एक ही जगह नहीं थोपा जाता। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, मैकेनिक्स ऑफ माइक्रो सर्विसेज, हाउ द पीसेस कनेक्ट। आखिर ये सब एक साथ काम कैसे करते हैं? एक ई कॉमर्स ऐप का ही उदाहरण ले लेते हैं। इसमें यूजर सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस, पेमेंट सर्विस, ऑर्डर सर्विस और नोटिफिकेशन सर्विस सब अलग अलग होती हैं। हर सर्विस का अपना लॉजिक होता है, यहाँ तक कि उनका अपना अलग डेटाबेस भी हो सकता है, और इन्हें पूरी तरह से इंडिपेंडेंट तरीके से अपडेट किया जा सकता है। यानी अगर पेमेंट टीम को कुछ नया कोड डालना है तो उन्हें प्रोडक्ट टीम का इंतजार बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सब इतने अलग और आज़ाद हैं तो इनमें तालमेल कैसे बैठता है? यहाँ एंट्री होती है एपीआईज की, यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। एपीआईज को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक कम्युनिकेशन ब्रिज की तरह काम करते हैं। यही वो जरिया है जिससे आज़ाद माइक्रो सर्विसेज जैसे कि ऑर्डर सर्विस और पेमेंट सर्विस आपस में बात कर पाती हैं। एक तरह से ये पूरे एप्लीकेशन के अलग अलग अंगों को जोड़ने वाले एक नर्वस सिस्टम की तरह हैं। अब जरा इसके फायदे को देखिए, तुलना करके देखते हैं। मोनोलिथ में अगर ट्रैफिक बढ़ा तो पूरे के पूरे भारी एप्लीकेशन को स्केल करना पड़ेगा। लेकिन माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है? ये हमें आज़ादी देती हैं कि हम सिर्फ उसी सर्विस को स्केल करें जिस पर लोड आ रहा हो। मान लीजिए कोई बड़ी सेल चल रही है और सिर्फ पेमेंट पर लोड है, तो हम संसाधनों की भारी बचत करते हुए सिर्फ और सिर्फ पेमेंट सर्विस को ही स्केल करेंगे। और वो जो शुरू में सिस्टम डाउन होने वाली परेशानी थी ना, उसका अचूक समाधान यहाँ है, फॉल्ट आइसोलेशन। अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन सर्विस फेल हो भी गई तो सिस्टम क्रैश नहीं होगा। लॉगिन और पेमेंट्स बिना किसी रुकावट के एकदम सही काम करते रहेंगे। माइक्रो सर्विसेज फॉल्ट्स को आइसोलेट करके विश्वसनीयता की पक्की गारंटी देती है,
ताकि एक अकेला बग पूरे प्लेटफॉर्म को तबाह न कर सके। आते हैं सेक्शन 4 पर, द क्लाउड इकोसिस्टम, हाउसिंग द आर्किटेक्चर। आधुनिक समय में ये माइक्रो सर्विसेज हवा में तो नहीं रहती। इन्हें आमतौर पर कंटेनर्स के अंदर रखा और रन किया जाता है। कंटेनर्स असल में कोड और उसकी सभी ज़रूरतों को एक सुरक्षित पैकेज में बांध देते हैं ताकि वो किसी भी एनवायरनमेंट में चल सकें। और जब ऐसे ढेरों कंटेनर्स हो जाते हैं तो उन्हें ऑटोमेटिक तरीके से मैनेज करने और चलाने का काम क्यूबरनेटिस करता है। यही आज का मॉडर्न टेक स्टैक है। हालांकि निष्पक्ष रूप से ये भी समझना होगा कि हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती। इस आर्किटेक्चर की अपनी बड़ी चुनौतियां भी हैं। जब बहुत सारी सर्विसेज आपस में बात करती हैं तो कम्युनिकेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मॉनिटरिंग मुश्किल होती है, नेटवर्किंग जटिल हो जाती है और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में बग ढूंढना या डीबग करना एक भारी काम हो सकता है। ये बहुत पावरफुल है, लेकिन इसे अच्छे से मैनेज करने के लिए सर्विस मैश और ऑब्जर्वेबिलिटी टूल्स का सहारा लेना ही पड़ता है। सेक्शन 5, रियल वर्ल्ड स्केल, द अल्टीमेट शोडाउन। चलिए देखते हैं कि ये असली दुनिया में कितना बड़ा रूप ले चुका है। सैकड़ों, जी हां, हंड्रेड्स, नेटफ्लिक्स जैसे विशाल प्लेटफॉर्म्स ग्लोबल लेवल पर स्केल करने के लिए सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि सैकड़ों माइक्रो सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। वीडियो स्ट्रीम करने के लिए अलग सर्विस, रिकमेंडेशंस के लिए अलग, ऑथेंटिकेशन के लिए अलग और बिलिंग के लिए बिल्कुल अलग। यही कारण है कि वे इतने बड़े स्तर पर बिना रुके काम कर पाते हैं। पूरी टेक इंडस्ट्री ने इस अप्रोच को क्यों अपनाया है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। स्ट्रक्चर की बात करें तो मोनोलिथ एक सिंगल, मजबूती से जुड़ा ऐप है, जबकि माइक्रो सर्विसेज पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। स्केलिंग के मामले में मोनोलिथ को स्केल करना बहुत मुश्किल है, जबकि माइक्रो सर्विसेज में टारगेटेड स्केलिंग आसान है। और फ्लेक्सिबिलिटी, मोनोलिथ एकदम रिजिड है, जबकि माइक्रो सर्विसेज कहीं ज्यादा लचीली और फास्ट हैं। और अब आखिरी पड़ाव, सेक्शन 6, गूगल क्लाउड कोर्सेज, मास्टरिंग द टूल्स। अगर इन क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर्स को गहराई से मास्टर करना हो तो क्या किया जाए? सबसे पहले बात करते हैं GCP लेवल 1 कोर्स की, द फंडामेंटल्स की। ये कोर्स खास तौर पर एकदम बेसिक से शुरुआत करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें गूगल क्लाउड का एक बेहतरीन स्टेप बाय स्टेप इंट्रोडक्शन शामिल है। यहाँ कोर गूगल क्लाउड कॉन्सेप्ट्स और फाउंडेशनल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की गहरी समझ दी जाती है। जो लोग क्लाउड की दुनिया में अपना बिल्कुल पहला कदम रख रहे हैं, उनके लिए ये एकदम परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। फंडामेंटल्स एकदम क्लियर होने के बाद अगला कदम होता है GCP लेवल 2, रियल वर्ल्ड सिस्टम्स। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एडवांस्ड कोर्स है। यहाँ असली दुनिया के एप्लीकेशंस बिल्ड और डिप्लॉय करना सिखाया जाता है। इस कोर्स में क्लाउड रन में पूरी तरह से महारत हासिल करने, क्यूबरनेटिस ऑर्केस्ट्रेशन को लागू करने और आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री जैसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स का सीधा इस्तेमाल करने पर फोकस है। यहाँ थ्योरी से निकलकर मजबूत प्रैक्टिकल स्किल्स विकसित की जाती हैं।